हेलो माय डियर फ्रेंड, चलते हैं। आज का जो हम लोग का वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है लेप्टोस्पिरोसिस। जानेंगे कि लेप्टोस्पिरोसिस क्या होता है। लेप्टोस्पिरोसिस एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है, जो कि लेप्टोस्पिरा नामक सूक्ष्म जीव की वजह से फैलता है। कहने का मतलब कि ये बीमारी के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। तो लेप्टोस्पिरोसिस जो बीमारी होता है ये एनिमल से फैलता है, यानी जानवरों से फैलता है। और यह बीमारी जो होता है लेप्टोस्पिरा नामक जीवाणु जो होता है उसी की वजह से बीमारी फैलता है। इसको हम लोग कई गो नाम से जानते हैं। इस बीमारी को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसको 7 डेज फीवर के भी नाम से जानते हैं, तो बहुत सारे फेल फीवर के भी नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग कभी कभी येलो फीवर के भी नाम से जानते हैं। इस तरह के इसका बहुत सारे नाम होता है, अलग अलग इसका नाम है, जो कि फिर आगे हम लोग वीडियो में बताएंगे। यह बीमारी जो होता है यह बीमारी जो होता है विल्ड और डोमेस्टिक, कहने का मतलब कि जो हम लोग घर में पालते हैं पालतू जानवर से भी होता है और जंगली जानवर से भी होता है, यानी जंगली जानवर और पालतू जानवर दोनों से बीमारी फैलता है, ठीक है। उसके बाद आपको कारक बतेंगे कि क्यों फैलता है। तो लेप्टोस्पिरा नामक जो सूक्ष्म जीव होता है उसी की वजह से बीमारी फैलता है, ठीक है। और इसका सोर्स की आप बात करते हैं तो ये एनिमल के यूरिन से फैलता है। कहने का मतलब कि जो एनिमल होता है उसके पेशाब से यानी यूरिन से बीमारी फैलता है। यदि इसका बात करें कि कब होता है तो बच्चे लोगों में ज्यादातर बीमारी होता है। इस बीमारी से शिकार यदि होता है तो सबसे ज्यादा बच्चा होता है। इंसान ये आपको एडल्ट अवस्था में भी होता है लेकिन एक्सीडेंटल केस में होता है, लेकिन बच्चा लोग में यह बीमारी जो होता है आमतौर पर देखने को मिलता है। यदि इसके इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो यह संक्रमण जो होता है एनिमल से भी होता है, ठीक है, या अदर इन्फेक्टेड एनिमल से, या कोई मान लीजिए कि एनिमल है या कोई एनिमल इससे ग्रसित है तो उस अवस्था उसके संपर्क में आने के बाद हम लोगों को ये होगा, ठीक है ना। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करिए, बीमारी कैसे कैसे फैलता है। तो डायरेक्ट भी बीमारी फैलता है, इनडायरेक्ट भी फैलता है और ड्रॉपलेट द्वारा भी बीमारी फैलता है। यह इन्फेक्शन जो होता है डायरेक्ट मैन टू मैन में भी जाता है। कहने का मतलब कि डायरेक्ट जैसे ड्रॉपलेट द्वारा भी, यानी कोई व्यक्ति इससे संक्रमित रहेगा उसके व्यक्ति इस संपर्क में आएगा तो ड्रॉपलेट द्वारा भी संक्रमण फैलता है। इस बीमारी के यदि चिन्ह एवं लक्षण की बात करते हैं, इस बीमारी का चिन्ह एवं लक्षण क्या है, तो जानेंगे कि इस बीमारी का चिन्ह एवं लक्षण क्या होता है। इस बीमारी का चिन्ह एवं लक्षण ये है, यह सबसे पहले लोगों को बुखार उसमें आता है, यानी उसमें बुखार हो जाता है। उसके बाद ठंड लगता है, मांसपेशियों में पीड़ा होने लगती है, उल्टियां होती है, पीलिया हो जाता है यानी ज्वाइंटिस हो जाता है, आंख लाल हो जाता है, पेट में दर्द होता है, डायरिया होता है, खरोच आ जाता है शरीर पे, मस्तिष्क के आवरण में शोथ होता है, थकान होने लगेगा, कम सुनाई देगा, गुर्दे फेलियर यानी किडनी फेल हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ये भी एक प्रकार के श्वास से संबंधित समस्या आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को लेप्टोस्पिरोसिस नामक बीमारी होता है तो उसमें ये सारे लक्षण दिखाई दे सकता है। यानी इस रोग का पहचानने का जो लक्षण होता है, इसमें बुखार आएगा, ठंड लगेगा, मांसपेशियों में पीड़ा होगा, उल्टी होगा, पीलिया हो जाएगा यानी ज्वाइंटिस हो जाएगा, आंख लाल हो जाएगा, पेट में दर्द होगा, डायरिया हो जाएगा, खरोंच आ जाएगा, मस्तिष्क के आवरण में शोथ आएगा, थकान अनुभव होगा, कम सुनाई देगा, किडनी फेल हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी सब समस्या हम लोग को देखने को मिलता है। यदि इसको बात करते हैं तो यह बीमारी जो होता है, इस बीमारी की यदि हम लोग इतिहास की बात करते हैं कि बीमारी क्या होता है, इस बीमारी के इतिहास के बारे में एक बार जान लेते हैं कि बीमारी कहाँ से शुरू हुआ था, इस बीमारी के बारे में किसने खोज किया था। तो सबसे पहले इस बीमारी का खोज जो होता है एडल्फ विल नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने खोज किया था 1886 ईस्वी में। कहने का मतलब इस बीमारी का खोज जो होता है एडल्फ वेल नामक वैज्ञानिक थे जो 1886 ईस्वी में इस बीमारी को खोज किया था। एडल्फ वेल ने एक्यूट एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज इसको होता है, कहने का मतलब होता है कि इसको बहुत सारे नाम उन्होंने दिया। जिस समय इस बीमारी को खोजा था यानी 1886 ईस्वी में जब इस बीमारी को खोजा था, इस बीमारी का नाम उन्होंने क्या दिया था, एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज के नाम से उन्होंने इसको कहा था। उसके बाद नेफ्राइटिस के भी नाम से इसको जाना था। उसके बाद इनाल्जमेंट ऑफ स्प्लीन यानी ज्वाइंटिस के भी नाम से इसको जाना था। कहने का मतलब जब 1886 ईस्वी में एडल्फ वेल नामक वैज्ञानिक ने जब इस रोग के बारे में खोज किया था तो उन्होंने बहुत सारे नाम दिया था, जिसको ज्वाइंटिस भी कहा था, एक्यूट
इन्फेक्शन डिजीज भी कहा था, नेफ्राइटिस भी कहा था। इस तरह के दो चार को उन्होंने नाम दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पोस्टमार्टम रीनल रीनल टिश्यू स्लाइस से, कहने का मतलब कि सन 1907 ईस्वी में, यानी उन्होंने खोज कब किया था, 1886 ईस्वी में उन्होंने खोज कर लिया था, लेकिन 1907 ईस्वी में पोस्टमार्टम रीनल टिश्यू स्लाइस के द्वारा उन्होंने जांच किया। जब जांच किया तो क्या हुआ था, जब उन्होंने इसके बारे में विस्तृत जानकारी लिया था, तब जाके हम लोगों को लेप्टोस्पिरोसिस का पता चला था। कहने का मतलब कि 1907 ईस्वी में जब उन्होंने जांच करना चालू किया, इस पर विशेष जानकारी लेना चाहा, तो पोस्टमार्टम रीनल टिश्यू स्लाइस के द्वारा जब उन्होंने जांच किया तो उनको क्या पता चला, ये बीमारी को फैलाने में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो क्या है, लेप्टोस्पिरा, यानी लेप्टोस्पिरा जो है, यही सूक्ष्म जीवाणु, इसी की वजह से बीमारी फैलता है, उन्होंने बताया था। उसके बाद 1908 ईस्वी में, एक साल बाद 1908 ईस्वी में इसके कारण का पता लगाया था कि किन कारणों से बीमारी फैलता है। ठीक है, तो जब पता लगाया उन्होंने, तो ये पता लगाया कि यह जो बीमारी होता है, इसके बारे में उन्होंने पता किया था कि ये कौन कौन कारण से बीमारी फैलता है, यानी बीमारी को फैलने में कौन कौन से पता, मैंने 1908 ईस्वी में उन्होंने चालू किया था, इस बारे में खोज करना चालू किया था कि बीमारी कैसे फैलता है। तब जाकर 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में उन्होंने कामयाबी पाई और पता चला कि ये बीमारी जो होता है चूहा की वजह से फैलता है, यानी लेप्टोस्पिरोसिस नामक जो बीमारी होता है ये चूहा की वजह से फैलता है। कब पता चला था, 1916 ईस्वी में पता चला था। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग लेप्टोस्पिरोसिस के जो नाम होता है, बहुत सारे अलग अलग नाम होता है, क्योंकि इसका एक नाम नहीं है। इसको हम लोग 7 डे फीवर के भी नाम से जानते हैं, हार्वेस्ट फीवर के भी नाम से जानते हैं, फेल्ड फीवर के भी नाम से जानते हैं, कैनफेल्ड फीवर के भी नाम से जानते हैं, मिल्ड फीवर, रेड कैचर्स येलो के भी नाम से इसको जानते हैं, फोर्ट ब्रैग फीवर के भी नाम से इसको जानते हैं। इस तरह से इसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। एक बात और है हम लोग को कि इस बीमारी के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं इस बीमारी का, तो लगभग इसको देखा जाता है कि हिस्टोरिकल नाम देखा जाए, हिस्टोरिकल नाम यानी इतिहास से इस रोग के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग ब्लैक ज्वाइंटिस के नाम से जानते हैं। अब तो इसका बहुत सारे नाम आ गया है, लेकिन इतिहास से यदि बात करें, इतिहास में जब पहला बार इसका नाम आया था तो उसको हम लोग, इस रोग का नाम दिया गया था ब्लैक ज्वाइंटिस के नाम से हम लोग जाना जाता है। और जापान में इसी रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, जापान में उसको नानू कामी फीवर के नाम से जानते हैं, नानू क्यामी फीवर के नाम से इसको जानते हैं जापान में। तो इस तरह से इस रोग का बहुत सारा अलग अलग नाम है। अब हम लोग चलते हैं कि इसके डायग्नोस्टिक के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। यदि ये बीमारी किसी को हो गया है तो पता लगाना है, यानी जांच करना है, तो उसके लिए कौन कौन से डायग्नोसिस करेंगे। तो सबसे पहले उसका किडनी फंक्शन का टेस्ट करेंगे, किडनी फंक्शन में ब्लड का टेस्ट करेंगे, यूरिया का करेंगे, नाइट्रोजन का करेंगे और क्रेटिनाइन का करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिवर फंक्शन का टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, उसके बाद ALT का टेस्ट करेंगे, GGT का टेस्ट करेंगे, इलिसा का टेस्ट करेंगे, PCR का टेस्ट करेंगे, MAT का टेस्ट करेंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। यानी डायग्नोस्टिक के दौरान किसी भी बीमारी, ये बीमारी जब हो गया है किसी व्यक्ति को, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना है, इतना सारी चीजों का हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, तब जाकर हम लोग को पता चले कि बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं उसके बाद यदि इसको मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग एंटीबायोटिक ड्रग्स देंगे, एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे हम लोग। उसके बाद ग्लूकोज कम ना हो, इसके लिए ग्लूकोज का हम लोग शरीर में देते रहेंगे। ठीक है, सीरियस केस में हम लोग डायलिसिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ह्यूमन वैक्सीन, जो मानव का वैक्सीन आता है, उसको वैक्सीन को हम लोग देंगे। और हम लोग ध्यान रखेंगे कि शरीर में हम लोग कैल्शियम लेवल हमेशा पर्याप्त रहे, क्योंकि कैल्शियम की इसमें ज्यादातर ह्रास होता है, तो कैल्शियम लेवल को हम लोग लेवल में रखने का कोशिश करेंगे। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।